नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक बीजेपी की तरफ से सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इस बार भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता, हेल्थ केयर सहित विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसी के साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। और ये पूरा पखवाड़ा भर हमारे सभी विभाग, हमारे सभी संगठन के लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सफाई का भी होगा, हेल्थ कैंप भी होगा, ब्लड डोनेशन का भी होगा, निबंध वगैरह भी होगा। इस तरह से पूरे पखवाड़ा भर कार्यक्रम चलेंगे। कांग्रेस से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कोरबा पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में देर रात लोग मशाल लेकर सड़क पर उतरे और सरकार को अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव, जय सिंह अग्रवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, सांसद ज्योत्सना महंत समेत कई विधायक और जनता मौजूद रही। कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने एक आह्वान किया है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से कि समूचे देश में हम लोग जाएं और जो वोट चोरी का प्रकरण तथ्यों के साथ राहुल जी ने देश के सामने रखा है, निर्वाचन आयोग ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। हमने प्रमाण और डेटा के साथ ये दिखाया कैसे कर्नाटक में वोट चोरी हुई और चुनाव परिणाम बदलने में वो कामयाब रहे। हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, हमको वोटर लिस्ट दी जाए, सीसीटीवी फुटेज जो पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग होती है उसको नष्ट न किया जाए और चुनाव आयोग किसी दल और सरकार के दबाव में ना काम कर जनता के हितों की रक्षा करे। संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, अगर वोट सबसे बड़ा अधिकार है, और अगर आप चोरी करने की बात करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं जंगलों की हो रही है चोरी, खानों की चोरी हो रही है, संसाधनों की चोरी हो रही है, लेकिन इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा जो वरदान है वो वोट का अधिकार है। अगर उसकी चोरी होगी तो हम सड़कों पर आएंगे, जनता के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी का परिवार सड़कों पर है। और आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चालू किया है। अगले 3-4 हफ्ते तक हम करोड़ों लोगों से मिलकर उनको हस्ताक्षर लेंगे और दबाव बनाएंगे दिल्ली में कि निष्पक्षता से अपनी कार्रवाई को करें और इस देश में हमारे लोकतंत्र की जड़ें जो इतनी मजबूत और गहरी हैं उनको कोई आंच ना पाए। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सबका आप एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, आने वाले समय की चुनौतियों का हम सामना करें, संगठन मजबूत हो, राहुल जी के हाथ मजबूत हो और अनेक राज्यों में हम अपनी सरकार बना सकें। राहुल जी आरोप लगाते हैं, लेकिन बिहार में जब सुधार होता है तो विरोध कर रहे हैं। अब बिहार में संक्षिप्त समय में आप करोड़ों लोगों की जांच कर लाखों के नाम काट दें, ये कहां से न्यायपूर्ण है। और पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष, पूरा देश जानता है कि किस कारणों से इस पूरे अभियान को वहां इतनी जल्दी लागू किया गया। हम भी चाहते हैं निष्पक्षता से चुनाव तो हो, लेकिन मनमानी तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने के लिए आप उनको भयभीत करते रहें, उनको धमकाएं। राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन कहता है हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। अरे भाई, अगर आप थाने में जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने हैं तो अगर थानेदार बोलेगा आपको पहले एफिडेविट लिख के दो मेरे को, चोरी किसने करी, कहाँ करी है, ये बिल्कुल उल्टा है। और जो उनका मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि हम हमारी बहू बहन बेटियों की तस्वीरें बाहर नहीं दे सकते हैं। तो जब वोट डाल रहे हैं, ऐसी मानसिकता वो कहाँ से लेकर आए हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग को जो मुखिया है उसके चयन की प्रक्रिया बदल दी है। पहले मुख्य न्यायाधीश उसमें पार्ट थे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष। अब उनसे गृह मंत्री आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष। अब 2 के बहुमत से जिस मर्जी का वो चयन करेंगे। इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं हमारा जो नौजवानों का विश्वास हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में है वो डगमगा ना जाए, ये हमारे को बहुत बड़ी चिंता का विषय लगता है। इसलिए हम पूरे छत्तीसगढ़ में अभियान को चला रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से, कांग्रेस पार्टी ने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। 135 साल से इस प्रदेश देश को खून पसीने से सींचा है। अहिंसात्मक तरीके से, अमन चैन से, लेकिन मजबूती से अपनी बात को रखेंगे और जनता का दबाव बनाकर
इस सरकार और खासकर इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेंगे कि निष्पक्षता से चुनाव कराएं। तो छत्तीसगढ़ में भी क्या वोट चोरी क्या हुआ, ऐसा कोई आरोप है? क्योंकि हम आपके तो साथ कह बाबा रहे हैं, खड़े, हमने बहुत जो करीबी चुनाव आए ऐसा थे। है वो संभव नहीं। जब हमारे आंकड़े नहीं है, हमको वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है, कई महीने अध्ययन करने के बाद, एक एक कागज खंगालने के बाद, फोटो मैच शक्ल मैच करके घरों पे जाकर हम देखा, तब जाके बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसका पूरा डेटा कलेक्ट किया। संभवतः बहुत जल्द राहुल गांधी जी और प्रमाण लेके देश के सामने आएंगे, लेकिन अब तक जो कर्नाटक में हमने पेश किया उसको ना तो इलेक्शन कमीशन ने झुटलाया है, ना कोई जांच उस पर एस्टैब्लिश करी है और ना उस पर रिएक्ट किया है। वो अपना बचाव करने में आ रहे हैं। और अंतिम बात, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। ये व्यवस्था क्यों बन गई है? जनता को इस बात का जवाब चाहिए। पायलट जी, कांग्रेस के पास देश और प्रदेश में वोट चोरी के अलावा कोई मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जो पिछले 11 साल से लूटपाट हुई है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है, वो जनता के मुद्दे हैं। लेकिन अगर वोट का जो अधिकार है वही ताकत है, सत्ता परिवर्तन कौन करता है? मतदाता करते हैं। उनको ही आप अगर असहाय कर देंगे, उनका वोट छीन लेंगे, तो कौन परिवर्तन करेगा? इस निष्पक्षता में, इस पारदर्शिता में लोगों का विश्वास अटूट बना रहे, हमारी पहली प्राथमिकता है। बाकी गवर्नेंस में जिन्होंने यहाँ मिली भगत करी है चंद लोगों के साथ, जल जंगल जमीन बेचने का, संसाधनों को गिरवी रखने का और खाई बढ़ गई अमीर गरीब की, वो सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म करके पीएम मोदी ने देश के हर आम आदमी को तोहफा दिया है। इस कार्य के लिए हम सभी पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति सभी कार्यकर्ताओं और जनता ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार से आमजनों को राहत मिलने वाली है। इससे व्यापार व्यवस्था में काफी सरलीकरण होगा। ये जीएसटी में नेक्स्ट जेन रिफॉर्म देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से मिलने जा रहा है, जिसे समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इस बदलाव से पूरे देश में खुशियों का वातावरण है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आर्थिक प्रयासों से राष्ट्र लगातार महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इस ऐतिहासिक फैसले से हम आर्थिक रूप से वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को ये वादा किया था कि हम बहुत जल्द जीएसटी में रिफॉर्म ला रहे हैं, जिससे देश की जनता को लाभ हो। और 4 सितंबर को वो सरकार ने निर्णय ले लिया, जो कि 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। 22 सितंबर से जब बहुत से सामग्री हैं जो दैनिक उपयोग में आते हैं, वहां पर जीएसटी या तो 0% है या 5% है, कुछ सामानों में 18%। तो इसका लाभ जो ये आम जनता को होगा, सामानों की कीमतें जो है कम होंगे, मांग बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के इसमें नए अवसर भी आएंगे। ये व्यापारियों के लिए भी बहुत राहत भरा कदम है, क्योंकि उससे अब जो है टैक्स सिस्टम का सरलीकरण हुआ है, जिससे कि जो पहले उलझने होती थी वो उलझने अब समाप्त हो जाएंगी और मांग की डिमांड भी बढ़े, यानी सामग्री की डिमांड भी बढ़ेगी, जो कि काफी ज्यादा व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद है और आम जनता के लिए भी लाभप्रद है। कोरबा में 18 अगस्त से हड़ताल पर बैठे एनएचएम के कर्मचारियों को लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को चेतावनी दी थी कि 16 सितंबर तक हड़ताल खत्म नहीं करने पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। इस पर पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक वे वापस नहीं जाने वाले। यानी कि प्रदेश के 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने निर्देश का पालन न करते हुए आंदोलन को जारी रखा हुआ है। देखिए, सरकार की जो दमनकारी नीति है उसको लेकर हम लोग बहुत ही उदासीन हैं और जिस तरीके से हमारे प्रांतीय टीम के लोगों को निष्कासित किया गया है उससे भी हम बहुत दुखी हैं और आज उसी को
उस दुख को हम लोग अब व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, पर हम अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमारा यही निर्णय है, हम साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। देखिए 16,000 लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आज शाम को 5 बजे तक भी स्थिति पता चल जाएगी सभी जिलों में कि कितने लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। कोरबा जिला में अभी की स्थिति में तो जितने आए थे साथ में हड़ताल में सभी के सभी डटे हुए हैं, कोई वापस नहीं। देखिए जो लोग करना चाह रहे थे वो लोग धरना स्थल में आए, उन लोगों ने सबकी बात सुनी और सब बात सुनने के बाद उन्होंने अपने विवेक से डिसीजन लिया, वो खुद वापस आ गए और उन्होंने कहा नहीं हम अपने ही लोगों के साथ हैं। अगर आज तक ज्वाइन नहीं करेंगे तो सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लेते जिला कार्यकारिणी। तो हम अपने प्रांतीय टीम से भी चर्चा की इस बारे में हमने, और यहाँ भी सब लोगों से हमने बात की और सर्वसम्मति से सबका ये डिसीजन है कि हम तब तक नहीं लौटेंगे जब तक हमारे जो 25 भाई हैं, जिनकी 25 से ज्यादा जो भी काउंट हो मुझे ध्यान नहीं है, उनकी जब तक बहाली ना हो, हड़ताल अवधि की कार्रवाई शुरू ना हो, तब तक सबका ये कहना है कि हम रुकेंगे, हम यहाँ डटे रहेंगे। तो हमको उनके इन भावनाओं का साथ देते हुए हम सब ने ये फैसला लिया है कि हम अभी जारी रखेंगे, यहाँ रहेंगे। जी सरकार से तो चर्चा जो है वो हमारी प्रांतीय टीम कर रही है, हम डायरेक्ट टच में नहीं है सरकार से क्या बातें हो रही है उसमें। कुछ ना कुछ अच्छा और सकारात्मक निकलेगा कुछ दिनों में। बस ये है कि हाथी निकल गया पूंछ बाकी है, बातें हो गई है कुछ बाकी है। हम सब आशावान है, सरकार सुन रही है तभी वो लेटर में उन मांगों का जिक्र हुआ है और कई सारी चीजें उस लेटर में सकारात्मक लिखी गई हैं। तो हमारा अभी भी यही सबका निर्णय है और सबका निवेदन भी है सरकार से कि थोड़ा सा और हम सबको समय देते हुए हमारी मांगों को, जो जायज मांगे हैं उनको ध्यान देते हुए, हमारे जो साथी जिनकी बर्खास्तगी हो गई है उनकी बहाली के साथ हम भी वापस लौटे। सब साथ गए थे, सब साथ वापस आएंगे। सांसद मैडम ने यही कहा कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो जायज हैं और बिल्कुल सरकार को इन मांगों के प्रति ध्यान आकर्षण करना चाहिए। तो उन्होंने भी लेटर दिया है हमारे सीएम सर को अपने तरफ से ये लिखकर कि स्वास्थ्य व्यवस्था इससे कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो रही है। तो आज उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम तो चाहते हैं कि आपकी जितनी मांगे हैं वो पूरी हो, हम हर वो तमाम प्रयास करेंगे जिससे हम आपके और सरकार के बीच एक पत्थर बन सके, एक चैनल बन सके, जिससे आपकी मांगे रखी जाए पूरी। देखिए ये सब तो पता है हमको, उस लेटर में भी लिखा है कि अगर नहीं जाएंगे तो नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, लेकिन किसी एक जन का ये डिसीजन नहीं है, हम में से सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया गया है कि अब जो भी हो जाए, साथ आए थे तो साथ वापस जाए। बीजापुर जिले में रेत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंगलवार को अटल सदन भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि बीजापुर की भोली भाली जनता को गुमराह करने का खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सच ये है कि कांग्रेस की सरकार और स्थानीय विधायक मंडावी के संरक्षण में ही रेत का कारोबार फलता फूलता रहा है। जिस समय नीलामी हुआ, नियम प्रक्रिया हुआ, जिस समय उसका एग्रीमेंट हुआ होगा, जिस ठेकेदार के साथ शासन ने एग्रीमेंट किया होगा, उस समय नियम शर्त रहा होगा। सरकार उस समय कांग्रेस की थी और उसमें माननीय विधायक जी भी उसमें विधायक भी थे और दोबारा जीत गया, तो उनको खुद बताना चाहिए था कि उसमें किस नियम प्रक्रिया में हुआ था। उस समय जब हुआ उसमें विधायक जी क्या कर रहे थे, उसमें विधायक जी तय नहीं था क्या? कई बार मुख्यमंत्री को यहाँ पे लाया, दिखाया गया, बताया गया, उस समय उस मापदंड का पालन हुआ नहीं हुआ। कमी तो उनकी कांग्रेस सरकार में रही, तो कांग्रेस की जो कमी थी तो आप खुद बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार के नीति में और नियत में खोट था, ये स्पष्ट है। खनिज विभाग ने टेंडर किया था, खनिज डिपार्टमेंट ने भंडारण का परमिशन दिया है, तो उस समय का माननीय विधायक जी हैं, तो मुझे लगता है कि मैनुअल पढ़ लेना चाहिए और जो नियम शर्त है वो पढ़ लेना चाहिए। वही भी बताएं क्योंकि आज भी विधायक वही है। कांग्रेस जिस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय भी लाइन लगे थे, बहुत से पत्रकार साथियों के साथ गाली गलौज धमकी तक भी बात आई थी। जब जिस समय दुर्ग में एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों को मंगलवार तक ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दे दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। लेकिन चेतावनी के बाद भी एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने वादे तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे राज्यपाल से मिलकर सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे।
और लगातार अपनी मांगों को रखते हुए डटे रहेंगे। सर, अगर वाली बात ही नहीं है। आज हमारा लास्ट दिन हमको टर्मिनेशन के लिए दिया हुआ है और आज आप खुद देख सकते हैं भीड़ हमारे कितने से, जो साथी शुरू से आ रहे हैं वो अब भी वैसे ही आ रहे हैं। और रही बात आगे क्या करने की, तो वैसे भी शोषण भरे शासन काल में हमने देख लिया सर, हमने अपना जी जान लगा दिया। कोरोना जैसे समय में हमने सारा अपना परिवार छोड़ के इस रास्ते में आए थे। आज उन्हीं शासन देखिए हमारे मंच में आके उन्होंने वादा किया था। आज जब उनकी बात आ रही है तो वो हमको धमकी दे रहे हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। इस नौकरी से जैसे भी मानसिक तनाव हम लोग रोज झेल रहे हैं, आर्थिक तनाव तो हमको है ही, साथ में मानसिक तनाव, आज हमको इससे मुक्त भी करेंगे तो हम अपना जीवन कम से कम नया शुरुआत तो करेंगे। इनके चंगुल में फंस के अगर रहे तो जीवन हमारा जंजाल हो चुका था और आगे भी हमारा कोई भविष्य नहीं था। तो वैसे भी शासन हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है हमको ये नौकरी देके। हम अपने मांगों को लेकर आए हैं, जायज मांगों को, जो हमने सेवा किया है, इसलिए आज हम इसलिए यहाँ पे लड़ने के लिए उपस्थित हैं। मेरा नाम भोज देशमुख है, मैं CHO प्रकोष्ठ का संभागीय अध्यक्ष। आज हम लोग सामूहिक इच्छा मृत्यु के लिए निवेदन करेंगे राज्यपाल महोदय से, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी टीम ये भी डिसाइड करेगी कि राज्यपाल जी से हम इच्छा मृत्यु से पहले एक मुलाकात करना चाहते हैं। उनसे हम अपना निवेदन और अपनी पीड़ा को हम बताना चाहते हैं कि हम क्यों इच्छा मृत्यु चाहते हैं। उन्हें पता तो हो कि ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा रहे हैं, तो हम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने जीवन की उन्हें गाथा सुनाना चाहते हैं जो 15 से 20 वर्षों की है। उसके बाद ही हम बोलेंगे कि अब आप ही निर्णय लीजिए कि ऐसी स्थिति में हम कैसे जीवित रहेंगे। जेल भरो आंदोलन ये है कि हमारी मांगों को लेके और जो हमें सस्पेंड किया गया है उसके चलते हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी होगा, क्योंकि सारे लोग रायपुर जिले में एकत्र होंगे, पूरा 33 जिला। तो वही शासन उसी के मतलब उसी में हम लोग जेल भरो आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शासन को हम ये दिखाना चाहते हैं आज भी हम एकजुट है, आपकी तानाशाही हम पर हावी नहीं हुई है। राखी चतुर्वेदी, NHM कर्मचारी। दुर्ग में मुआवजा राशि को लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया। बता दें कि ग्राम नागपुरा से भारी संख्या में किसान दुर्ग संभाग कार्यालय पहुंचे, जहां संभाग आयुक्त से मुलाकात कर मुआवजा राशि दिलाने की गुहार लगाई गई। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा 400 के BT ट्रांसमिशन टावर खेतों में लगाया जा रहा है, जिससे किसानों के खेतों में फसल खराब होने की संभावना हो जाती है, जिसको लेकर कॉर्पोरेशन के द्वारा मुआवजा राशि किसानों को दी जाती है। लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई। वहीं अगर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करें तो उन्होंने मुआवजा से संबंधित 3 करोड़ 24 लाख रुपए SDM कार्यालय में जमा करा दिए हैं, जिसको लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक राजस्व विभाग ने ग्रामीणों को उनका मुआवजा नहीं दिया। उनकी मांग है कि शासन संबंधित नियम के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाए। हमने बताया आपको ग्राम सूचना SDM द्वारा निकाला गया है, सारे SDM, क्योंकि ये लाइन जो है 4 जिला से होकर जा रही है, केवल दुर्ग नहीं, ये 4 जिला, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी, ये 4 जिला से होकर के जा रही है। तो इसमें जो भी नियम है वो चारों डिस्ट्रिक्ट में एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नागपुरा या उसमें है ऐसा करके, है ना। और सारे लोगों को सूचना जारी की गई है, पेपर न्यूज में निकाला गया है। अगर इनमें किसी गांव वालों को ऑब्जेक्शन है तो वो भी हमको 2 महीने के अंदर में देना था। जब कोई भी किसी प्रकार का कोई विरोध या वो नहीं आया है, फिर जाकर के हम 164 निकालते हैं, है ना। 164 में फिर CA एक ऑर्डर निकालता है कि अब ये लाइन इस गांव से जा सकती है। कभी कभी क्या होता है, कोई गांव में फॉरेस्ट रहता है, कुछ क्या रहता है, तो उनका ऑब्जेक्शन आता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जाकर के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई किया, फिर जाकर के उसका परमिशन मिला, देन फिर लोकल SDM द्वारा आम सूचना निकाली। हाँ, इसमें 2016 के अनुसार जो भी टावर के नीचे है उसका 85% और जो तार के नीचे है
उसमें 15% भूमि मुआवजा का प्रावधान है। जो ट्रीज है वो सरकार के नियमों के अनुसार जो पेड़ों का जो मूल्य है वो पूरा उनको दिया जाएगा और पेड़ भी उनका रहेगा, क्योंकि विद्युत है जो कि कोई भी ऊंचा स्ट्रक्चर या फिर पेड़ हो या मकान हो वो उसके नीचे नहीं रह सकता, वो मतलब खतरा रहता है, वो भी हमको निकालना पड़ता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मतलब बनाने के टाइम में फसल खड़ी रहती है, नुकसान होता है, तो जो भी फसल है उसका पूरा पका हुआ रेट का जो वैल्यू है वो हम उसको प्रदान करते हैं। ये नहीं कि कम है या ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने बुआई कर दिया है और वो इस टाइम बना रहे हैं तो हम पूरा पके हुए रेट का हम उसको देते हैं। तो ये प्रावधान है। मेरा नाम ओम प्रकाश चंद्रम है, मैं उप महाप्रबंधक हूँ और इस लाइन को साइट इंजीनियर के तौर पे। हम लोग दुर्ग के संभाग आयुक्त जी से मुलाकात किए। चूंकि मामला मुआवजा से संबंधित है, दुर्ग जिले में 19 गांव में लगभग 1650 किसान विद्युत टावर लाइन 400 केवी वाट से प्रभावित हुए हैं। यह मामला पूर्व विगत 2 साल पुराना भी है। चूंकि उस समय काम इन लोग चालू किए थे तो किसानों के खेत में जबरदस्ती घुसकर इन्होंने टावर लाइन भी गड़ाए। फिर उसके बाद अभी विगत कुछ महीने पहले मोदी जी आए थे तो लाइन भी चालू कर लिए हैं, पर किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि रोपवे का और विद्युत बेस टावर का अभी तक किसानों को पैसा नहीं दिया गया है। हम लोग जब जिला कलेक्टर या एसडीएम कार्यालय जाते हैं तो उनका स्पष्ट एक बयान रहता है कि हम लोग नगपुरा क्षेत्र के किसानों को बांट दिए हैं, 2 गांव बचा हुआ है करके मचांदुर के किसान को बताते हैं। नगपुरा के किसान जाते हैं तो उनको बताते हैं कि संबंधित हम लोग मचांदुर क्षेत्र में बांट दिए हैं, आपके 2 क्षेत्र का पैसा बचा हुआ है। जबकि मैंने दोनों क्षेत्रों में गया हूँ, किसानों से मिला हूँ। किसानों का स्पष्ट कहना है कि आज तक मुआवजा राशि के रूप में 1 रुपया पैसा हम लोग को नहीं मिला है। ऐसा क्यों गुमराह संबंधित क्षेत्र के जिला कलेक्टर, एसडीएम कार्यालय से तहसीलदार क्यों कर रहे हैं, आखिर ये सबसे बड़ी सवाल है। आयुक्त महोदय जी को हमने बताया संबंधित मामले पे। दूसरा हमारा कहना है कि 10 मार्च 2025 की एक शासन आदेश है जिसमें रोपवे का 30% और टावर बेस लाइन का 200% मुआवजा राशि का निर्धारित तय हुआ है। चूंकि हम लोग को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, तो हमारा कहना है कि मुआवजा नहीं मिला है तो इस शासन आदेश में हम पात्रता रखते हैं और उसी पात्रता के आधार पे हमें मुआवजा राशि मिलना चाहिए। संभाग आयुक्त साहब ने हमारी मांगों को समर्थन करते हुए बोले कि ठीक है, मैं इस संबंधित मामले पे संबंधित क्षेत्र के जिला कलेक्टर, एसडीएम कार्यालय से मैं बात करता हूँ। साहब ने ये भी कहा, हमने बोले कि हम ठीक है, जो भी बातचीत है आप बताइएगा, हम लोग 1 हफ्ते बाद और आएंगे। साहब ने स्वतः कहा है कि ठीक है आप लोग आइए, ऐसा करके उन्होंने आश्वासन दिया है। हम एकर बर आ रहे हैं कि हमार खेत सोले टावर हम भग गए। अब टावर के गड़े हेते में ना हमला किसान मन ला सर्वे करे बर भी नहीं बोलाई, कतका जमीन कौन किसान के ओमे दबे यहुल नहीं जानकारी दीस, गड्ढा खोदी तौल नहीं बताई। अपन मन मर्जी किसान वह अपन कंपनी वाले काम लग करे और आज तक के पेमेंट ला एको ठन दे नहीं है, केवल फसल नुकसानी भर दे है। ओकर बाद और एक टावर के पैसा मिली, कोई किसान लग नहीं मिले। भेड़ सर नहीं लाइन वाले, बिजली लाइन वाले पावर ग्रेड। तो वही मांग है किसान मन के भाई कि हमार पेमेंट लग दो, मुआवजा दो। अब एक दिन वो आ रहे हैं कलेक्टर हैं तो बोली पैसा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।